नमस्कार साथियों, मैं लखन यादव। आज तारीख 30 जुलाई 2024 को मैं आप सब लोगों के सहयोग से एक नई शुरुआत करना जा रहा हूं। अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं आज से। वैसे तो मैंने चैनल जो है आज से लगभग 1.5 साल पहले ही बना लिया था, लेकिन उस वक्त फिर मुझे लगा कि यार अभी मुझे कुछ और सीखना चाहिए, काफ़ी अभी ज्ञान की कमी है। तो फिर कुछ और सीखने में लगा और अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ, कुछ ज्ञान अर्जित किया है। वैसे तो पूरा जीवन ही सीखते रहना है, जीवन ही एक पाठशाला है, तो जीवन भर हमको सीखना है और सिखाना है। पर अभी मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा ज्ञान थोड़ा बहुत मुझे मिला है जो कि मुझे आप लोगों के साथ में बांटना चाहिए। तो इसी पर्पज़ से आज से ये शुरुआत करने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरी ये स्टेप जो है कुछ लोगों को बचकानी लगे, कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाए, जो मेरे कुछ इष्ट मित्र लोग हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज्ञान ऐसी चीज़ है कि इसको अगर हम आपस में एक्सचेंज करते हैं तो ये बढ़ता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लें अगर हम, कि आपके पास भी 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया है। अगर हम आपस में एक्सचेंज करते हैं तो मेरा रुपया आपके पास चले जाएगा और आपका रुपया मेरे पास आ जाएगा, दोनों के पास 1-1 रुपया रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक विचार है और मेरे पास भी एक विचार है, और अगर हम आपस में उसको एक्सचेंज करते हैं तो आपके पास भी 2 विचार हो जाएंगे और मेरे पास भी 2 विचार हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। तो मैं आप लोगों से भी सीखते रहूँगा और मुझे मेरे पास भी जो ज्ञान कुछ अच्छी चीज़ें आती है नॉलेज में, तो वो मैं आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर करते रहूँगा। अब बात हम करते हैं कि मुझे मेरी बातों को सुना क्यों जाए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम यहाँ पर जो टॉपिक जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और काफ़ी कुछ वर्क भी किया है, और इसी वजह से मैं उनकी गहराइयों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इसलिए मेरी बातों को हो सकता है आप लोग ध्यान से सुने। जैसे कि टॉपिक क्या है, पहली चीज़ जो काफ़ी लंबे समय से मेरे जहन में थी कि जिस तरीके से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तो हमें प्रकृति को बचाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे बचेगी प्रकृति, कैसे हमारी भूमि जो अनुपजाऊ होती जा रही है, जो डेड होती जा रही है, तो वो कैसे सजीव बनेगी, कैसे हम जो रासायनिक खाद और दवाइयों का पूरी तरह से शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन की इम्यूनिटी भी कम होती जा रही है और हमारी खुद की इम्यूनिटी भी उससे प्रभावित हो रही है। उसकी वजह से हमको तरह तरह की बीमारियां घेर रही है। तो कैसे इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा, तो उनके ऊपर काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करी है, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। मेरा दावा है कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और सभी लोगों ने मिलजुल करके प्रयास करें, तो एक दिन वापस से हमारी प्रकृति वैसी ही बन सकती है जैसी कि हमको हमारे पूर्वजों ने या बाप दादाओं ने दी है। तो ये सब टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करें, उसके पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम, जैसा आप जानते हैं, आप में से कई सारे लोग, लखन यादव है। मेरा जन्म जो हुआ वो लसूड़िया ग्राम में एक किसान परिवार के अंदर जन्म हुआ 14 जनवरी 1977 को। तो मैंने देखा, जब से मैंने होश संभाला तब से ही हमारे जो पिताजी और हमारे जो पारिवारिक सदस्य, सब लोग जो है खेती बाड़ी मुख्य व्यापार रहा, काम रहा हमारा। और साथ में थोड़ा बहुत दूध का भी व्यापार रहा, दूध निकालना, दूध को शहर में जा कर के सेल करना, तो ये व्यापार भी हम लोगों का रहा। तो ख़ास तो मुख्यतः ये दो ही काम हमारा परिवार करता था। तो पूरी तरह से कृषि आधारित ही जीवन हम लोगों ने जिया है या बचपना जिया है। तो उसी दौरान मैंने देखा कि हमारे जो पिताजी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास करके, काफ़ी मेहनत करके हम पांचों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। हमारी माता राम भी बहुत मेहनत करती थी। मैं कई बार देखता था कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी जो है सुबह 3:30-4 बजे उठते थे, फिर दूध निकालने का काम, कई बार सब्जियां बोते थे तो सब्जियां तोड़ने का काम खेत में जाके, फिर हमारी माता राम हम पांचों भाई बहनों को
और साथ में 2 मामा जी के लड़के भी रहते थे। तो सातों भाई बहनों को खाना तैयार करके देना, उनका टिफ़िन बांधना, उनको तैयार करना, रेडी करना, उसके बाद उनको स्कूल भेजना, उसके बाद वापस से खेत में जा कर के पापा की मदद करना, मज़दूरों को से जो काम चल रहा हो करवाना। तो इस तरीके से हमारे मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत करी और बड़े ही अथक प्रयासों से या कठिन परिश्रम से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक ला कर के बिठाया। तो दोस्तों, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो कई बार ऐसा दिमाग में आता था, ऐसे ख्याल आते थे कि यार कुछ जीवन में ऐसा करना है कि कभी भी अपने मदर फादर को इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, या इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठाना पड़े। तो वो सब मन में कहीं ना कहीं था और उसी के लिए आगे बढ़ते रहे और उसी सोच से, उसी समझ से कुछ पढ़ते रहे। जब पढ़ाई कंप्लीट हुई 1998 के आसपास की बात है, 1998 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। मैंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जब मैंने अपने पिताजी को बोला कि अब मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ, तो पिताजी ने एक सलाह दी कि बेटा व्यापार करना तो ठीक है, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख गए हो तो अब इसी खेती को कुछ नए तरीके से करने की कोशिश करो और यहीं पर पैसा कमाने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे सलाह सही लगी और मैंने लगभग साल भर तक आई थिंक खेती भी करके देखा। जब मैं खेती कर रहा था नए तरीके से, तो वो जो दौर था, 90s वाला दौर था, उसके अंदर जो रासायनिक खाद और दवाइयों का जो एक सिलसिला, हरित क्रांति जिसको बोला जाता है, तो हरित क्रांति चालू हो चुकी थी और रासायनिक खाद और दवाइयों का सिलसिला चल पड़ा था। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि यार अगर खेती को अगर नए तरीके से करना है तो काफ़ी सारा पैसा लगेगा और तभी इस खेती को सही तरीके से किया जा सकता है। तो उसी चक्कर में मैंने फिर सोचा कि यार अभी तो कुछ व्यापार करके पहले पैसा कमा लिया जाए और फिर इस खेती को सही तरीके से करेंगे। तो वो डिसीजन आई थिंक सही रहा और फिर मैं पिताजी ने परमिशन दी क्या ठीक है। हालांकि बड़ी मुश्किल से परमिशन दी और उसमें मुझे कई सारे लोगों का सहयोग भी लेना पड़ा, जैसे कि मेरे ताऊ जी है, बाबूलाल ताऊ जी, उनको भी मैंने बोला, मैं उनका ताऊ जी मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे भैया है महेश भैया, सुरेश भैया, उन लोगों को भी बोला कि भैया हमें व्यापार करने की इच्छा है। तो उन्होंने भी पूछा, बोले क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा भैया मैं जिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सीखा है वो बिकने के लिए आया है, तो अपन चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं और वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डालना चाहता हूँ। तो भैया लोगों ने भी काफ़ी मदद करी, ताऊ जी ने भी काफ़ी मदद करी। मेरे एक मामा जी है, ओम मामा जी, उन्होंने भी आकर के पापा को समझाया और हमारे पापा के मित्र हैं तिवारी जी, उनसे भी मैंने रिकमेंड लगवाने की कोशिश करी। तो सब लोगों ने जब पापा से बात करी तो फिर पापा ने परमिशन दी और अरेंज करके रुपए भी दिए और फिर मैंने वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया 12 सितंबर 1999 को। और जब मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो वहाँ पर मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, तो उसी दौरान जब कंप्यूटर के बारे में और आगे लोगों से मिलने लगा, सब समझने लगा, तो एक चीज़ समझ में आई कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो दौर है वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। क्योंकि इसमें आने वाले समय के अंदर क्या होगा, घर घर में कंप्यूटर हो जाएंगे और हर बच्चा बचपन से ही जब कंप्यूटर देखेगा और सीखेगा तो उसको किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो उस वक्त दिमाग में आया कि यार ये गलत निर्णय हो गया है, लेकिन फिर भी उसको 2-3 साल तक चलाया मैंने। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, किराया भाड़ा निकालना और अपना खर्चे निकालना ही वहाँ से भारी पड़ रहा था। तो उसी दौरान फिर मेरे एक मित्र हैं पंकज गंगोले जी, उन्होंने फिर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के बारे में बताया, बोला अपन इस तरीके से काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने कुछ साल तक नेटवर्क मार्केटिंग भी किया। उसी दौरान नेटवर्क मार्केटिंग के दौरान ही मेरी जो कुछ लोगों से और मुलाकात हुई, जैसे विशाल खंडेलवाल जी से, राजन डाका जी से, तो ऐसे लोगों से भी मिला और उसके बाद हम लोगों ने मिल कर के नेटवर्क मार्केटिंग भी 3-4 साल किया और उससे अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन उस वक्त फिर वापस से लगा कि यार अब पैसा कमा लिया है तो अब वापस से खेती की जाए। पर सडनली क्या हुआ कि कुछ अन्य कारणों की वजह से जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस था वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फिर हमारा कह सकते हैं कि फिर से टफ़ टाइम स्टार्ट हो गया और उसी दौरान फिर विशाल जी ने और हमने मिल कर के और एसएस ग्रुप की स्थापना करी और हमने
कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपना किस्मत आजमाई, कुछ रियल इस्टेट के अंदर अपनी किस्मत आजमाई और वहाँ पर प्रयास करने चालू करें और भगवान की दया से वहाँ पर हमको सफलता मिलना चालू हुई, जो कि आज तक भी वो दौर चले आ रहा है। तो रियल इस्टेट में करते करते फिर हमने कुछ बिल्डिंग्स बनाई, कुछ फिर बाद में अपने जो हमारी ज़मीन जिनके ऊपर हम खेती करते थे उसी ज़मीन के ऊपर टाउनशिप भी लेकर के आ गए, और क्योंकि वो शहर में आ चुकी थी। तो ये सब दौर रहा करते करते 2012-13 आ गया, क्योंकि 11 में हमने टाउनशिप लॉन्च करी, 12-13 तक टाउनशिप को संभाला पूरी अच्छे तरीके से। और उसी दौरान फिर अंदर किसान तो जाग ही रहा था, कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा थी कि यार किसानों का भला करना है। क्योंकि जब मैं खेती करने के लिए गया था पिताजी के साथ में, तो उस वक्त भी देखा था कि 2 एकड़ का किसान भी परेशान है और 100 एकड़ वाला भी परेशान है। और जब 13-14 के आसपास जब वापस से मैं खेती के लिए कुछ सर्च करने के लिए गया, तो भी देखा कि यार वही 2 एकड़ का किसान भी कर्जे में है और 100 एकड़ का किसान भी कर्जे में। चाहे हरित क्रांति आ गई है, उत्पादन बढ़ गया है, उसके बावजूद भी किसानों की दशा बहुत ज़्यादा अच्छे सुधरी नहीं। तो उसी दौरान मेरे जो मित्र है राजेंद्र ढाका जी, वो एक बार मेरे पास में फ़ोन आता है उनका और बोले भैया आपसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, ऑफ़िस में हूँ, आप आ जाइए। तो वो आए ऑफ़िस में और जब उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त करे कि भैया वैसे तो बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, क्योंकि पूरा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस ढाका जी संभालते हैं। तो बोले वैसे तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मन में इच्छा है कि कुछ और भी किया जाए। तो जैसा कि उनको भी बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है, मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, तो हमारे विचार काफ़ी मिलते हैं। तो मैंने उनसे अपनी बातें शेयर करी कि भैया ठीक है, अपने को कुछ और करने का है अगर, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है, हमारी ताकत क्या क्या है और हमारी कमज़ोरी क्या क्या है। तो जो हमारी ताकत है उससे संबंधित हम कोई काम करने जाएंगे तो शायद हमको सफलता आसानी से मिलेगी और जल्दी मिलेगी। तो वो मेरी बात से सहमत हुए और फिर जब हमने अपनी स्ट्रेंथ लिखना चालू करी तो देखा कि हमारी स्ट्रेंथ में खेती बाड़ी भी लिख करके ही सामने आई, क्योंकि उनके पास भी काटा फोड़ के रहने वाले हैं और उनके पास भी मोर देन 100 एकड़्स लैंड है, वहाँ के लैंडलॉर्ड है अच्छे वो। तो हमने ये देखा कि यार उनके पास भी ज़मीन अच्छी है, अपने पास भी ज़मीन है और खेती का गुण भी है, हमारे पैतृक ये करते भी आए हैं, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है। तो इससे संबंधित ही कुछ हमको करना चाहिए। तो उसके ऊपर देखना चालू करा। तो उन्होंने भी बोले ठीक है भैया, आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ कि हम खेती को और कितना कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये बीड़ा मैंने उठाया और खेती के रिसर्च पे लग गया। तो 2013-14 की बात है, वो 14 की आई थिंक। तो 2014 से लेकर के 2017 तक तो मैं केवल रिसर्च ही करते रहा कि यार आखिर ऐसा खेती के अंदर क्या किया जाए कि सभी किसानों का भी भला हो जाए और किसानों का जीवन स्तर भी सुधरे। तो उस दिशा में सोचना चालू करा, उस दिशा में चीज़ें ढूंढना चालू करी। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए, मॉडर्न फार्मिंग का आया, पॉली हाउस का आया, ऑर्चर्ड फार्मिंग का आया, फॉरेस्ट्री फार्मिंग का आया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आने लगी सामने जो कि मेरे लिए नई हुआ करती थी। तो उनके ऊपर फिर जा कर के इंडिया लेवल पर कई सारी जगह पर मैं गया और कई सारी जगह ढाका जी भी मेरे साथ में गए। उसी दौरान फिर हमको लगा कि यार एक कोई हेल्पिंग हैंड होना चाहिए जो कि हमको इस फील्ड के अंदर अच्छा सिखा सके। तो हमने फिर एक स्टाफ भी रिक्रूट किया जो कि हमारे एग्रोनॉमिस्ट थे, सूरज चौधरी। तो उनको हमने रिक्रूट किया और उनके साथ में फिर हमने सीखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने भी हमको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जो कि रासायनिक प्रैक्टिसेस से संबंधित थी हालांकि। तो ठीक है, वो उस वक्त तो इतना रासायनिक का लेकर के हम लोग इतना नेगेटिव नहीं थे, तो उस वक्त सब सीखते गए। और फिर जैसा कि हम लोग प्लान करते थे उस अकॉर्डिंग हमने कुछ ज़मीन परचेस करी पुनासा के अंदर, क्योंकि हमारे सर्वे में ये समझ में आया था कि यार ऑर्चर्ड फार्मिंग बेनिफिशियल होती है। तो ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए फिर ज़रूरत लगती है कि ऐसी भूमि की जहाँ पर पानी की निकासी आसानी से हो जाए, और वो भूमि जो होती है वो थोड़ी सी मुरम वाली या पथरोटी ज़मीन होती है। और दूसरा, पानी की निकासी भी आसानी से हो जाए और पानी भी उसमें होल्ड नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो पानी जहाँ होल्ड होता है वहाँ पर बागवानी की खेती कम सक्सेस होती है, क्योंकि जड़ गलन का समस्या आती है। तो इस वजह से, और फिर पानी की अवेलेबिलिटी पूरे 12 महीने चाहिए होती है, लेबर भी इजीली अवेलेबल हो,
है ना। तो ये सब चीज़ें देख कर के और हमने फिर डिसीजन लिया, ज़मीनें देखना चालू करी। तो लगभग 2016 से लेकर 2017 तक मैंने कई सारी ज़मीनें देखी और उनमें से फिर कुछ एक ज़मीन मेरे को पसंद आई और वो हमने परचेज़ की पुनासा के अंदर। तो 2017 के अंदर जा कर के हमने करीब 20-25 एकड़ ज़मीन वहाँ पर परचेज़ करी और फिर वहाँ पर प्रैक्टिकल में R&D कर कर के देखना चालू करा। तो वहाँ पर हमने काफ़ी सारी फसलों के ऊपर R&D किया। स्ट्रॉबेरी है, तो सफ़ेद मूसली है, तो अकरकरा है, तो लेमन है, एप्पल बेर है, ड्रैगन फ्रूट है, इसके अलावा बाकी जो सीजनल क्रॉप है वो भी है। तो इस तरह से बहुत सारी क्रॉप उनके ऊपर हमने लगभग 20 से 22 तरह की फसलों के ऊपर वहाँ पर R&D किया और कुछ फॉरेस्ट्री क्रॉप के ऊपर भी R&D किया। और एक चीज़ समझ में आई कि यार बहुत सारी फसलों में हमने कमाया भी सही, बहुत सारी फसलों में खोया भी सही, लेकिन ओवरऑल देखा तो बैलेंस शीट अगर देखी जाए तो माइनस की बैलेंस शीट रहती थी हर साल की। तो ठीक है, हम R&D कर रहे थे इसलिए हमको पता था कि यार माइनस तो आना ही है, तो हिम्मत नहीं हारी और आगे भी हम उस पर काम करते रहे। और वहीं से फिर हमको एक फसल समझ में आई फॉरेस्ट्री की, जिसको बोलते हैं बाम्बू। फिर हमने बाम्बू के अंदर शुरुआत करी और जब हमको लगा कि यार बाम्बू में आगे कुछ करना चाहिए तो फिर 4-5 एकड़ का बाम्बू हमने प्लांट भी किया और उसको क्लोजली ऑब्ज़र्व किया साल भर तक। और जब उसमें जैसे हमने पेपर के ऊपर लिखे थे, नोट्स बनाए थे, उस अकॉर्डिंग उसमें जब रिज़ल्ट दिखने लगे तो फिर हम बाम्बू को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और बाम्बू को एक्सप्लोर करते करते आज हम भगवान की दया से और आप सब लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से 400 एकड़ तक का बाम्बू हमने प्लांटेशन कर चुके हैं। और अभी उसी दौरान फिर आपको भी पता होगा कि 2000 आई थिंक 19 में 2019-20 में कोविड आ गया। तो कोविड आया तो एक चीज़ समझ में आई कि यार कोविड इस वजह से फैल रहा है या कोई भी महामारी या बीमारी इस वजह से फैलती है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और वही व्यक्ति इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो मैं चूँकि काफ़ी लंबे टाइम से जिमिंग का शौक़ रहा है, मुझे जुनून भी रहा है, तो जिमिंग करता रहता था, हेल्थ के बारे में भी सीखता रहता था। तो उस दौरान मैं देखता था कि यार मैं इतनी अच्छी जिमिंग करता हूँ, इतना अच्छा प्रोटीन पाउडर और ये सब जो ट्रेनर्स वगैरह बताते हैं, सब फूड सप्लीमेंट्स वगैरह वो सब भी लेता हूँ, लेकिन मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि जब भी वेदर चेंज होता था तो मैं बीमार हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मुझे हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता था और ये अक्सर होता था लगभग साल में हर साल ही लगभग ऐसा होता था कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। और फिर आ गया कोविड। तो कोविड में काफ़ी कहा जाए तो समय मिला और सीखने का और समझने का। तो उस टाइम पर मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करी। तो ये समझ में आया कि यार इंसान की हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए कोई डॉक्टर या वैद्य या हकीम काम नहीं कर सकते। ये इलाज ज़रूर कर सकते हैं, इन सब का अपना योगदान है, लेकिन अगर हेल्थ ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करना है तो उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति जवाबदार है या मैं काम कर सकता है और वो है फार्मर। अगर फार्मर अपनी ज़मीन के अंदर रासायनिक खाद और दवाइयाँ डालना बंद कर दे और जिस तरीके से सतयुग में खेती होती थी उस तरीके से प्राकृतिक कृषि अगर वो करेगा तो ज़मीन की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो अनाज उसमें पैदा होगा उस अनाज के अंदर ताकत होगी और वही ताकत वही अनाज जो है इंसान खाएगा और उसकी वजह से इंसान की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इंसान के अंदर ताकत आएगी। और अगर इंसान के अंदर ताकत होगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो उसको कोई भी बीमारी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आएंगे वायरस, आएंगे बीमारियां आएगी, सब आएंगे, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी इतनी हाई होगी कि वो उसका शरीर उन बीमारियों से और उन वायरस से और इनसे लड़ लेगा। और उसी दौरान फिर काफ़ी कुछ मैंने हेल्थ के ऊपर भी सीखने की कोशिश करी। तो डॉक्टर BRC को भी सुना, मैंने काफ़ी कुछ सुना उनको भी। तो उन्होंने भी बताया कुछ DIP डाइट्स वगैरह कि भाई किस तरीके से हम लोगों का जो इंसान का भोजन है वो क्या है। एक्चुअली कुक फूड हमारा भोजन होता ही नहीं है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा भोजन होता ही नहीं है। हमारा भोजन जो है कच्चे फल और कच्ची सब्जियां, और ये है अगर हम लोग कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाएंगे तो निश्चित रूप से हम हेल्दी रहेंगे। तो ऐसी सब बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और जब वो भी समझ में आया तो कोविड के दौरान
तो वो सब भी स्टार्ट करा, और वो सब स्टार्ट करने के बाद आज 2024 है, मैंने वो चालू किया था मेरे ख्याल से 2020-21 में चालू कर दिया था मैंने DIP डाइट्स वगैरह। तो वो चालू करने के बाद से आज तक मैंने एक भी टेबलेट नहीं खाई है। मैंने लास्ट टेबलेट खाई थी 19 फरवरी फरवरी 2019 को लास्ट टेबलेट खाई थी, तभी हॉस्पिटलाइज भी हुआ था। उसके बाद से आज तक ना तो टेबलेट खाई है, ना कभी बीमार हुआ हूँ। हाँ, बीमार होते हैं, लेकिन डॉक्टर BRC ने जो तरीके बताए हैं, हार्ट थेरेपीज़ वगैरह, 3 स्टेप डाइट्स और ये सब करके, और ऑफिस से बीमारी जो फीवर वगैरह आ जाता है तो वो सही भी हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ आगे बढ़ते रहे। जब इसी दौरान फिर ये देखा कि यार ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये जो हम खा रहे हैं, तो इसके अंदर भी तो जहर मिला हुआ है। यहाँ पर भी रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ उड़ी हुई है, और इसमें तो ज़्यादा उड़ी हुई है, क्योंकि वेजिटेबल क्रॉप है, फ्रूट्स क्रॉप है, इनके ऊपर तो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये भी तो हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं। तो बात सही लगी मुझे भी। तो जब ये इसके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए मैं जब सीखने लगा, तो मुझे सुभाष पालेकर जी के कुछ वीडियोस देखने को मिले, जिनमें उन्होंने पूरा खेती किस तरीके से गो आधारित खेती की जा सके, कैसे गायों के गोबर और गोमूत्र से और कुछ पेड़ों की पत्तियों से और इन सब प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर के और दवाई बनाई जाए, खाद बनाया जाए, और वो कैसे भूमि में डाला जाए, और कैसे भूमि को उपजाऊ बनाया जाए, और कैसे उसमें फसलें ली जाए। ये सब सिखाया उन्होंने काफ़ी सारे वीडियो के थ्रू। फिर मैंने उनकी प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट करी, लगभग 2.5-3 साल तक उनकी भी प्रैक्टिसेस करी, और काफ़ी कुछ उगाने की कोशिश करी। कुछ हद तक सफलता भी मिली कुछ फसलों के अंदर, लेकिन जो एक मनचाहा परिणाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। बिकॉज़ क्या है कि अगर रासायनिक खेती में किसी किसान को एग्ज़ाम्पल के लिए अगर 15 क्विंटल गेहूँ पैदा हो रहा है या 20 क्विंटल गेहूँ पैदा हो रहा है 1 एकड़ में, तो अगर आप उसको बोलोगे कि प्राकृतिक खेती कर और या जैविक खेती कर, और यहाँ पर उत्पादन जो है वो 15 कुंटल ही मिलेगा या 12 कुंटल ही मिलेगा, तो वो बेचारा अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? वो इस कंपटीशन भरी दुनिया के अंदर अपने आप को सर्वाइवल कैसे देगा? तो ये बड़ा टफ था। तो मुझे कुछ सॉल्यूशन ऐसे चाहिए थे जहाँ पर मेहनत तो ठीक है, फिर भी कर ही लेगा किसान, लेकिन उत्पादन बढ़े और भूमि भी सुधरे और उसकी उपज का दाम भी बढ़े। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस मिले, तब जाकर के किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा। और ठीक है, उसके लिए फिर सीखना जारी रखा, और यही सीखते सीखते फिर मुझे दिसंबर 2023 के अंदर, अभी रिसेंटली 6-8 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे TCBT के। TCBT मतलब ताराचंद बेलजी टेक्निक। तो ताराचंद बेलजी टेक्निक के वीडियोस देखने के बाद में मुझे समझ में आया कि यार ये जो विज्ञान पूरा बता रहे हैं, खेती का विज्ञान, जो कि ऊर्जा विज्ञान से संबंधित है, पूरा जीवाणुओं से संबंधित है, सूक्ष्म जीवाणुओं से, प्लस दूसरा पंच महाभूतों से संबंधित है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन से जो अगर एक बार खेती की जाए तो सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर अभी हम पिछले 8 महीनों से 6-8 महीनों से TCBT पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आगे भी अभी करते रहेंगे। इसके कैसे परिणाम आते हैं वो भी हम आप समय समय पर आपस में डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। इसी दौरान मैंने आपको बताया था कि हमने काफ़ी कुछ व्यापार भी किए रियल इस्टेट में और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। तो भगवान की दया से बहुत अच्छे सारे बिज़नेस भी अच्छे चलने लग गए, और आज भी चल रहे हैं, और हम उसके अंदर भी अच्छा काम करते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब खेती के अंदर भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्री क्रॉप के अंदर तो हम लगभग 3-3.5 लाख बाम्बू प्लांटेशन कर चुके हैं। लगभग 3-4 लाख के आसपास हमने यूकेलिप्टस का प्लांटेशन भी कर दिया है। कुछ सागवान और आम और जामुन और जाम और पीपल और बरगद और इनके भी प्लांटेशन हमने किए हैं। तो हम प्रकृति को लेकर के भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं, और किसान समाज का भला कैसे हो, कैसे उसकी आय ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको लेकर के भी हम काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं। और भगवान की दया से हमको काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिल रही है। तो आगे भी हम चर्चाएं करते रहेंगे आपके साथ में। अब ये सिलसिला जारी रहेगा, तो आप लोगों से भी सीखते रहेंगे। हमारे पास जो ज्ञान आता है वो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, और ऐसे ही एक दूसरे को की परवाह करते हुए, प्रकृति की परवाह करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।